now we are going to understand more about camera in terms of movement. देखो, मूवमेंट वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके थ्रू आप कैमरे के शॉट को चेंज कर सकते हो, कैमरे के एंगल को चेंज कर सकते हो. यू कैन मूव फ्रॉम हाई टू लो एंगल, यू कैन मूव फ्रॉम लो टू हाई एंगल, यू कैन मूव फ्रॉम लो एंगल क्लोज अप टू द मिड शॉट. एम आई राइट? यू कैन इजीली मूव द कैमरा. ठीक है, कैमरा मूवमेंट इतनी आसान चीज़ नहीं होती जितनी हमें लग रही होती है. सबसे ज़्यादा जो एक्सटर्नल इक्विपमेंट लगता है वो कैमरा मूवमेंट के लिए लगता है, कैमरे को मूव करने के लिए लगता है. समझ में आई बात? ठीक है, अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ. देखो, एक होती है कैमरे की वर्टिकल मूवमेंट. क्या होती है बेटा? वर्टिकल मूवमेंट को हम कहते हैं टिल्ट. क्या कहते हैं बेटा? कोई भी वर्टिकल मूवमेंट नहीं बोलेगा, सही है? टिल्ट अप और डाउन, टिल्ट अप और डाउन. हॉरिजॉन्टल के अंदर होता क्या है? लेफ्ट और राइट. सही है. अब इसको हम कहते हैं पैन. क्या कहते हैं बेटा? पैन. पैन करना कहते हैं लेफ्ट और राइट, बिकॉज हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, अब जो हमारी टिल्ट मूवमेंट थी, इट कुड बी अपवर्ड और डाउनवर्ड. पैन मूवमेंट इट कुड बी लेफ्ट और राइट. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, अब इसके बाद हमारी आती है डायगोनल मूवमेंट. सही है, जिसको हम कहते हैं 360 डिग्री मूवमेंट. ठीक है, अब 360 डिग्री अगर आपने मूव करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है, कहीं से भी घूम सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब 360 डिग्री के अंदर क्या होता है? इसको हम कहते हैं क्रेन मूवमेंट. क्या कहते हैं बेटा? क्रेन और जिप. पहले ज़माने में क्रेन हुआ करती थी जिसमें एक बंदा बैठता था और वो ऊपर घूम रहा होता था, गिर जाता था तो मर जाता था वो. ठीक है, अब होती है रोबोटिक जिप. सही है, एक कैमरा, एक बहुत बड़ा आर्म होता है और उस आर्म के अंदर आप उसको मूव करते रहते हो. क्लियर हो रही है बात? तो दिस इज व्हाट वी कॉल क्रेन और जिप. सही है. फिर हमारे पास होता है ट्रैक. क्या होता है बेटा? ट्रैक पॉइंट ए टू पॉइंट बी. समझ आई बात? पॉइंट ए टू पॉइंट बी की मूवमेंट के लिए आप क्या यूज करते हो? ट्रैक यूज करते हो. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली ये, अच्छा, ट्रैक मूवमेंट भी होती है. ट्रैक की मूवमेंट के अलावा हम इसको डॉली भी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? एक ट्रैक टाइप का बिछा हुआ होता है, उसके ऊपर डॉली होती है, वो मूव करती है, तो आप शॉर्ट कैमरे की मूवमेंट को दिखा रहे होते हो. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, ये मूवमेंट्स को हम देख के अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सी मूवमेंट हो रही है इसके अंदर. हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट होती है इसके अंदर. Another movement we are going to discuss is all about steady cam. क्या कहते हैं बेटा? आपने शादियों में देखा होगा कहीं कहीं एक बंदा एक बड़ी सी जैकेट लेके उसके अंदर उसको उसके आगे कैमरा लगा हुआ हो, या फिर हाथ के अंदर एक इक्विपमेंट होता है उसके साथ मूव कर रहा होता है, वो गिम्बल होता है. सही, उसको स्टेडी कैम मूवमेंट कहते हैं. सही है, गिम्बल की मूवमेंट होती है. क्लियर हो रही बात? सही है. फोन्स के भी गिम्बल आते हैं, कैमरे के भी गिम्बल आते हैं, पे लोड पे डिपेंड करता है. ठीक है, वो मूवमेंट स्टेडी कैम मूवमेंट है. ठीक है, फिर हमारे पास हम हाथ से करने की कोशिश करते हैं. देखें, इसको हम कहते हैं हैंड हेल्ड मूवमेंट. हैंड हेल्ड मूवमेंट के अंदर ये एक प्रूवन चीज़ है कि आप हैंड हेल्ड में हल्का सा जर्क होगा, हल्का सा क्या होगा? जर्की इमेज होगा. जब किसी चीज़ के अंदर डिप्रेशन दिखाना है, टेंशन दिखानी है, तो आप उसको इसकी तरफ जा सकते हो, हैंड हेल्ड मूवमेंट की तरफ जाते. एक पैन मूवमेंट में एक पैन शॉट होता है, उसको कहते हैं विप पैन. क्या कहते हैं बेटा? विप पैन का मतलब ये होता है कि आप कैमरा वन पॉइंट से तेजी से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेफ्ट और राइट मूव कर जाए. विप पैन मूवमेंट होती है. क्लियर हो गई बात? सो दीज आर द कोर मूवमेंट जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं अपनी कैमरा मूवमेंट के हवाले से. ठीक है, अब क्या है, हमारे पास एक डायरेक्टर के पास तीन चीज़ें: कैमरा, एंगल, शॉट्स एंड मूवमेंट्स. एंगल, शॉट्स एंड मूवमेंट. अगर आपको ये चीज़ों को कंबाइन करना आ गया तो यू आर एबल टू नरेट अ स्टोरी इन अ वेरी गुड मैनर.
कॉम्पोजिशन पे आऊंगा, बट ये 3 मेजर चीजें होती हैं। क्लियर हो रही है बात? जब तक ये 3 चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप कैमरे की मूवमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? Now we are going to understand more about camera. Okay, so for that reason we need to discuss about another component of camera which we used to call composition. Okay, this is quite different but a very important component to understand the camera. Okay ji. Now we are going to understand composition. There are several elements related to the composition. We are going to narrate the story with the help of composition. Okay, so the first idea of composition is more about focus pull. सही है? और शिफ्ट। फोकस पुल और शिफ्ट का मतलब ये कि लेट्स सपोज आप कैमरे का फोकस फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर कैरेक्टर की तरफ मूव कर, सही है? दैट इज कॉल्ड फोकस शिफ्ट करना। क्लियर हो गई बात? देन वी आर हैविंग अनदर एलिमेंट ऑफ आइडिया रिलेटेड टू रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड, इसको हम आपको थोड़ा समझाते हैं। अच्छा जी, अब भाई तस्वीर पे बुरा मत मानिएगा, यही हमारे पास फिलहाल अवेलेबल थी, हमने इसलिए यूज़ कर ली, ठीक है? अब हमारे पास लेट्स सपोज समझने के लिए ज़रूरी है रूल ऑफ थर्ड क्या कहता है, ठीक है? रूल ऑफ थर्ड कहता है योर कैरेक्टर, अब देखो आपका ग्रिड होता है, ठीक है? अब ग्रिड लाइंस के या तो इस साइड पर होना चाहिए कैरेक्टर या फिर इस साइड पर होना चाहिए, ठीक है? ग्रिड लाइंस के यानी कि लेफ्ट और राइट, ठीक है? अब आपका रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक कैरेक्टर इस साइड पे होना चाहिए या फिर इस साइड पर होना चाहिए, ग्रिड के प्लस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? मिड पॉइंट पर नहीं हो सकता। अब हमारे पास इसके साथ ही दूसरा एक और रूल आता है जिसको हम कहते हैं लीड रूम का रूल। क्या कहते हैं बेटा? जिस तरफ कैरेक्टर देख रहा है इस तरफ आपका लीड रूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इज इट क्लियर टू यू ऑल? सही है? अच्छा, अब चौथा प्रिंसिपल जो है आपका है हेड रूम का। क्या है मेरा बेटा? अगर मैं इसका हेड रूम खा जाता, हेड रूम, दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड रूम। ना ही बहुत ज्यादा जगह होनी चाहिए ना बहुत कम। इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आई बात? दिस इज द बेसिक्स ऑफ फ्रेमिंग। बेसिक्स ऑफ फ्रेमिंग कि आपने रूल ऑफ थर्ड का ख्याल रखना है, लीड रूम का ख्याल रखना है और हेड रूम का ख्याल रखना है। कभी कभी हम ये कन्वेंशंस को ब्रेक भी करते हैं, बट देयर मस्ट बी अ रीजन। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कन्वेंशंस आर, देन वी अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक इट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? देखिए, देयर आर फ्यू मूवमेंट्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। कि भाई देखिए, एक स्टेडी कैम की मूवमेंट होती है जस्ट टू शो स्टेबल मूविंग कैरेक्टर्स। ये बहुत ज़्यादा सिनेमा में भी यूज़ होता है और ड्रामाज में भी यूज़ होता है। हैंड हेल्ड, हाथ से दिखाना, ये किसके लिए होता है? टेंशन शो करने के लिए, सही है? फिर आता है विप पैन, अचानक से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे फौरन मूव कर देना। पैन ही है बट बहुत फास्ट लेवल पे होता है, ठीक है? फिर हमारे पास होता है एक मूवमेंट होती है जूम। जूम का मतलब, अब आप लोग जो बोलते हो ना जूम जो होता है, जूम इन को आप लोग हम कहते हैं जूम ओनली, जूम करो थोड़ा सा। फिर दूसरा होता है रिवर्स जूम, समझ रहे हो? रिवर्स जूम। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? कि जूम से पीछे हटाना, उसको वापस जूम आउट करना है एक्चुअल के अंदर, ठीक है? सो दीज आर फ्यू मूवमेंट्स टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को फोकस शिफ्ट एंड फोकस पुल के बारे में बताया था कि भाई एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर की तरफ आप मूव कर रहे हो शॉट के अंदर। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ होती है, एक कैरेक्टर का ही एक शॉट होता है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करना भूल गए थे, एंड वी नीड टू ऐड ऑन दिस हियर।
दैट इज व्हाट ओवर दी शोल्डर। जब दो करेक्टर्स मल्टीपल करेक्टर्स के लिए में आ जाएगा ना ये ओवर दी शोल्डर शॉट। जब आप दो करेक्टर्स की कन्वर्सेशन दिखा रहे होते हो तो आप ओवर दी शोल्डर को यूज कर रहे होते हो। इसमें नॉर्मली आप कभी कभी फोकस शिफ्ट का भी सारा लेते हो, डी फोकस भी करते हो, सही, ताकि उसको एक कैरेक्टर को डी फोकस करते हो, सामने वाले को फोकस करो, ताकि वो एक इम्पैक्ट नजर आए कि एक कैरेक्टर इज टॉकिंग टू कैरेक्टर बी, सही है। अच्छा, अब आते हैं कॉम्पोजिशन पे वापस और एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये फोकस के साथ ही लिंक होगा, सही है। दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा हमारा डीप फोकस। जब आप कहते हो एवरीथिंग विद इन द फ्रेम इज इन फोकस, एवरीथिंग विद इन द फ्रेम इज इन फोकस। अब इसका इक्विपमेंट डिफरेंट यूज होता है, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि कौन कौन सा इक्विपमेंट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, डीप फोकस में क्या होता है, एवरीथिंग विद इन द फ्रेम इज इन फोकस। हर चीज़ जो फ्रेम के अंदर है वो फोकस में कंसिडर की जा रही है, ठीक है। फिर होता है शैलो फोकस। शैलो फोकस होता है फिक्स्ड फोकस, फिक्स्ड फोकस ऑन अ कैरेक्टर और इमेज और ऑब्जेक्ट। यानी कि आप एवरीथिंग इज डी फोकस, ओनली दैट कैरेक्टर इज इन फोकस, am I right? That is called deep focus, shallow focus, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ पर्टिकुलर फोकस है, एवरीथिंग इज इन फोकस। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहाँ तक बात समझ में आती है? ऑल क्लियर टिल नाउ, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आई हैव डिस्कस फ्यू एलिमेंट्स रिलेटेड टू द कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब हम कैम्ब्रिज के गाइडलाइन के ऊपर आते हैं। कैम्ब्रिज हमसे क्या मांग रहा है कि हमने क्या क्या चीज़ें ये पढ़ ली हैं या नहीं पढ़ी, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास इस्टेब्लिशिंग शॉट की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि भाई इस्टेब्लिशिंग शॉट किस चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग शॉट है, मास्टर शॉट है, क्लोजअप, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, वाइड शॉट, टू शॉट, एरियल शॉट, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, ओवर द शोल्डर शॉट एंड वेरिएशन ऑफ दीज। यानी कि वेरिएशन ऑफ दीज का मतलब है कि मल्टीपल शॉट से मिला के भी एक शॉट बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हमने क्लोजअप की वेरिएशन समझ लिया, एक्सट्रीम क्लोजअप, मिड क्लोजअप, बिग क्लोजअप हमने अंडरस्टैंड कर लिया। एंगल में हमने हाई एंगल, लो एंगल और स्टैंडर्ड एंगल पढ़ना था, ये हमने डिस्कस कर लिया है। हाई एंगल फॉर टू शो समथिंग इंफीरियर, लो एंगल टू शो समथिंग सुपीरियर, स्टैंडर्ड एंगल का मतलब डिसोरिएंटेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। मूवमेंट में पैन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, टिल्ट अप एंड डाउन, ट्रैक, डॉली पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्रेन, डायगोनल मूवमेंट, स्टेडी कैम कैरेक्टर के साथ मूव करने के लिए, हैंड हेल्ड टेंशन शो करने के लिए, जूम, रिवर्स जूम हमने डिस्कस कर लिया, किसी को जूम है ना, जूम आउट करने के लिए। कॉम्पोजिशन में फ्रेमिंग है, रूल ऑफ थर्ड्स है, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कि डीप एंड शैलो फोकस, डीप फोकस एंड शैलो फोकस हो गया। फोकस पुल्स हम कहते हैं या फोकस शिफ्ट कहते हैं, जब हम एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। एज पर द कैम्ब्रिज गाइडलाइन हमने अंडरस्टैंडिंग सारी डेवलप कर ली है जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखो एक्चुअल में सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये तो हमने कोर अंडरस्टैंडिंग डेवलप। अब हमने सीखना है हाउ टू रीड दैट पर्टिकुलर थिंग। समझ में आई बात? हमने रीड कैसे करना होगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, सही है, ताकि हम उस सिचुएशन के अंदर आ सकें, उस सिचुएशन को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। मेरी सजेशन ये होगी कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम द पाकिस्तानी ड्रामास। उसमें क्या होता है, बेसिक फ्रेमिंग होती है, कोई टेंशन नहीं हो रही होती, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कॉम्पोजिशन, एंगल, मूवमेंट कैसे डेवलप हो रही है, क्यों हो रही है, सही है। अब आपने फोकस करना है अपनी रीजनिंग पे। पहले तो आपने फोकस करना था ये है क्या चीज़, ठीक है। फर्स्ट देखिए, अब ज़रा सा अंडरस्टैंड करते हैं हाउ टू रीड कैमरा, ठीक है। हाउ टू रीड कैमरा, ठीक है। जब हम बात करते हैं हाउ टू रीड कैमरा के हवाले से, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इट इज। आपको तो पहले पता होना चाहिए व्हाट इट इज, यानी कि इसके अंदर एंगल कौन सा यूज हो रहा है,
शॉट कौन सा है, ये मूवमेंट क्या है इसके अंदर, कोई पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का एलिमेंट है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर why they are using this, अब आपको इस why को जानना ज़रूरी है। जब तक आप why को अंडरस्टैंड नहीं करोगे कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। क्लियर हो रही है बात? why को अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या होता है कि भाई रीज़न क्या है मेरा बेटा, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। कई मरतबा रीज़न नहीं भी होता, एक जनरल प्रैक्टिस के तौर पे, कोड्स एंड कन्वेंशंस के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है कोई चीज़, सही है। कई मरतबा रीज़न होता है, ठीक है। जितना अच्छा रीज़न निकालोगे उतना अच्छा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब एनालिसिस में आप डिस्कस करो इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल नैरेटिव, कि ओवरऑल नैरेटिव पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस कैमरा एंगल मूवमेंट या शॉट का। इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आई बात? ऑल क्लियर टिल नाउ? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रीड द कैमरा। इज इट क्लियर टू यू ऑल?